एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी जो है घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मुग़ल काल। मुग़ल काल से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न भी करा दिए थे। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमारा मुग़ल काल पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मराठा शक्ति का अभ्युदय, यानी मराठा शक्ति का उदय, जबकि मराठा जो काल है यानी वो शुरू हुआ था। हमारे मुग़ल काल का जो समय है वो 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक माना गया है। लेकिन मुख्य जो शासन व्यवस्था रही है मुग़ल काल की वो 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक ही रही है, जो कि आपकी जो लास्ट शासक रहा था वो था औरंगजेब, जिसने कि 1707 ईस्वी तक जो है शासन किया था। उसके बाद कोई भी मुख्य रूप से जो है सम्राट नहीं बना था। शासन व्यवस्था लेकिन वैसी नहीं रही थी। मुग़ल काल जबकि चलता रहा था लेकिन जो शासक थे वो बहुत ही योग्य नहीं रहे थे। तो इसके बीच बीच में आपने देखा कि जो मुग़ल काल था इसके विरोध में और भी बहुत सारी शक्तियों का उदय होना शुरू हो गया था भारत में। जो और हिंदू साम्राज्य थे जो मुग़ल काल का विरोध करते थे, तो वैसी ही एक शक्ति थी मराठा शक्ति। मराठा शक्ति का जो उदय है वो मुख्यतः माना जाता है शिवाजी के शासनकाल से, यानी शिवाजी जो रहे थे उन्हीं के जो समय से मराठा शक्ति का मुख्यतः उदय माना जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो हमारे वैदिक कालीन ग्रंथ रहे हैं, रामायण महाभारत आदि जो ग्रंथ रहे हैं, इनको पढ़ कर के ही शासन प्रबंध और युद्ध कला का ज्ञान जो है प्राप्त किया था। शिवाजी को हिंदुओं और अपने देश से बहुत प्रेम था और इसीलिए वो अपने देश को मुस्लिम जो धर्म था यानी जो मुस्लिम शासक थे उनसे अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। यह बहुत ही वीर और साहसी व्यक्ति थे और इन्होंने निश्चय कर लिया था अपने देश को मुस्लिमों से मुक्त कराने का। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने मराठा जाति और मालवा में रहने वाले लोगों को जो है अपना मित्र बना लिया था और इन्होंने इन सभी को मिलाकर के एक सेना इकट्ठी कर ली थी। इसी समय में 1656 ईस्वी में इन्हें एक ऐसा मौका मिला जबकि बीजापुर का जो सुल्तान था वो बीमार हो गया था और उसी समय इन्होंने जो है वहाँ पर आक्रमण करके जो है तारेन, रायगढ़ और पुरंदर, कोंकण आदि किलों को जीत लिया था। यानी जब बीजापुर का सुल्तान बीमार हो गया तो इसी बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया और उस समय इन्होंने कई सारे किलों को जो है जीत लिया। इसके अलावा शिवाजी का अपना खुद का राज्य भी था जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था। यानी मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी रायगढ़। अब आती है शिवाजी की शासन व्यवस्था। शिवाजी ने एक अष्टप्रधान जो है व्यवस्था बनाई हुई थी, जिसमें कि शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद बना रखी थी और जो ये मंत्री परिषद थी इसमें जो मुख्य रूप से होता था वो होता था पेशवा यानी कि स्वयं, जैसे कि शिवाजी जो ही वही पेशवा होते थे, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। अमात्य होते थे जो वित्त मंत्री होते थे, सेनापति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सचिव आदि और सचिव व न्यायाधीश आदि होते थे। यह जो मंत्री परिषद बनाई थी शिवाजी ने इसमें किसी भी पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया था। यानी ऐसा नहीं था कि अगर किसी का पिता प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो शिवाजी के शासनकाल में कोई भी जो पद था वो अनुवांशिक नहीं था। इसके अलावा शिवाजी ने अपने शासन में चौथ और सरदेशमुखी जैसे करों की जो है व्यवस्था कर रखी थी। यानी चौथ जिसमें कि विजित प्रदेशों से कर वसूला जाता था और उसके बदले उन प्रदेशों की बाह्य आक्रमणकारियों से रक्षा की जाती थी। दूसरा जो कर था वो था सरदेशमुखी कर। यह कर ऐसा कर था जो कि शिवाजी स्वयं अपने राज्यों से जो है प्राप्त करता था, जैसे कि आयकर, चुंगी कर, व्यवसाय कर आदि। शिवाजी हिंदू राष्ट्र के संस्थापक थे और यह संपूर्ण भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो थे संभाजी और मराठा साम्राज्य का अंतिम महान पेशवा था माधवराव पेशवा। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का जो अगला प्रवर्तक हुआ था वो था बालाजी विश्वनाथ।
अब आती है शिवाजी की शासन व्यवस्था। शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, जिसमें कि 33% से लेकर 40% तक भूमि कर वसूला जाता था। अब आते हैं शिवाजी की आय के प्रमुख स्रोत। शिवाजी की आय के जो प्रमुख स्रोत थे वो तो 2 प्रकार के कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। शिवाजी की नौसेना का प्रमुख था दौलत खान। शिवाजी का जो प्रशासन था वो होता था दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना। शिवाजी की केंद्रीय शासन व्यवस्था। शिवाजी राज्यों की जो सर्वोच्च शक्तियां हैं वो अपने हाथ में ही रखते थे और केंद्रीय व्यवस्था की देखरेख जो है वो स्वयं ही करते थे। उसने शासन चलाने के लिए, मैंने आपको पीछे बताया कि एक मंत्री परिषद बना रखी थी जिसको कि अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। वह एक निरंकुश शासक थे, यानी उन पर किसी का कोई अंकुश नहीं चलता था, लेकिन फिर भी वो मंत्रियों के परामर्श से ही अपने शासन कार्य को करते थे। अब आते हैं शिवाजी के शासनकाल में मुख्य रूप से एक संधि हुई थी जो कि याद की जाती है पुरंदर संधि के नाम से। यह जो संधि थी, यह संधि हुई थी जयसिंह व शिवाजी के बीच। इसमें शिवाजी ने मुगलों को 23 दुर्ग देने का वादा किया था और शिवाजी के पास जो अपनी आय वाले थे वो 12 किले रह गए थे। शिवाजी का जो पुरंदर का किला था उसका किलेदार था नीलोजी नीलकंठ। शिवाजी एक युद्ध में बहुत ही निपुण थे जो था गुरिल्ला युद्ध। इसी गुरिल्ला युद्ध के कारण जो है इन्होंने कई राज्यों को जीता था और अपनी जो सेना थी उसको भी जो है इस युद्ध में उन्होंने निपुण कर लिया था। शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला युद्ध था उसके सबसे बड़े प्रतिपादक जो थे वो थे बाजीराव प्रथम। यानी इसके बाद जो ये युद्ध आगे जो है सीखने सिखाने की जो कला चली थी वो बाजीराव प्रथम ने आगे बढ़ाई थी। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी वो उनका नाम था ताराबाई। तो ये था हमारा मराठा साम्राज्य। यह जो टॉपिक था यह बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए हम इसी के अंतर्गत जो है एक और टॉपिक लेके चलेंगे इसी वीडियो में, उसका भी वर्णन कर लेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये टॉपिक है आपका भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ जो थी वो आई थी। तो सबसे पहले जो आने वाले थे वो थे पुर्तगाली, फिर थे डच, फिर थे अंग्रेज और फिर थे फ्रांसीसी। इसके अलावा एक और भी थे डेन, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं माना जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। 16वीं शताब्दी के लगभग में जो है भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारी यूरोपीय जो कंपनियां थीं, यूरोपीय शक्तियां थीं, वो जो है आनी शुरू हो गई थी, जिनमें से मुख्य पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ थे। अब इसमें जो भारत में इनके आने का जो एक मुख्य मार्ग था वो था, जो पहला मार्ग था वो था फारस की खाड़ी, जो कि समुद्री मार्ग था, और जो दूसरा मार्ग था वो था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक का। तीसरा था मध्य एशिया का, मिस्र एवं जो यूरोप के लिए और मिस्र के लिए जाता था। तो ये मुख्य रूप से 3 व्यापारिक मार्ग थे जो कि समुद्र के रास्ते जो है होकर के आते जाते थे, जिनमें यूरोप के साथ भारत का व्यापार जो है होता था। अब हम चलते हैं कि भारत में आने वाली जो सबसे पहली शक्ति थी वो थी पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों में सबसे पहले जो भारत आए थे वो थे वास्को डी गामा। ये 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर उतरा था। इसके बाद जो पुर्तगाली थे उनका आवागमन जो है वो भारत में शुरू हो गया था और इन्होंने यहाँ पर अपनी जो कंपनी थी वो बनानी शुरू कर दी थी। पुर्तगालियों में जो सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था वो था वास्को डी गामा, और इसके अलावा जो सबसे पहले गवर्नर बनकर आया था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जो कि 1505 ईस्वी में बनकर के यहाँ पर जो है आया था। इसका जो दूसरा गवर्नर था पुर्तगालियों का वो था अल्बुकर्क। ये 1509 ईस्वी में बना था और 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक ये बना रहा था। और इसे जो है भारत में वास्तविक रूप से पुर्तगाली जो संस्था है उसका संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था और जिसे 1530 ईस्वी में गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था।
पुर्तगालियों की हिंद महासागर में जो व्यापार करने की नीति थी उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। यानी हिंद महासागर में जो ये व्यापार करते थे इसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। अब आता है कि जो पुर्तगाली लोग थे इन्होंने भारत को ऐसी क्या क्या देन दी हैं जिनके लिए पुर्तगालियों को याद किया जाता है। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो है काम किया था। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो यही लेकर के आए थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम यहाँ पर तंबाकू की खेती जो है करनी शुरू की थी। आलू और मक्का जैसे खाद्यान्न भी इन्हीं की देन हैं। सर्वप्रथम भारत में आने वाले पुर्तगाली ही थे और सबसे अधिक समय तक भारत में रहने वाले भी पुर्तगाली ही थे। ये 1961 तक भारत में रहे थे और 1961 में जो गोवा में अधिग्रहण हुआ था उसके पश्चात ही ये भारत से गए थे। तो ये थी पुर्तगालियों के बारे में जानकारी। और आइए अब इससे आगे जो है हम जानकारी लेते हैं डचों के बारे में। डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे और कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में एक अभियान दल लेकर के ये जो है भारत पहुँचे थे। इनके आगमन का समय 1595-1596 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये 1602 ईस्वी में इन्होंने बहुत सारी डच कंपनियों को एक साथ मिला करके एक बड़ी कंपनी बना ली थी जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस कंपनी की जो स्थापना थी वो इन्होंने 1602 ईस्वी में की थी। फिर 1627 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री जो है स्थापित की थी जो थी पीपली। फिर 1853 ईस्वी में इन्होंने हुगली नदी के निकट चिंसुरा में एक कोठी स्थापित की थी जिसका इन्होंने नाम रखा था गुस्तावुस फोर्ट। पुर्तगालियों ने भारत में पैगोडा नाम से सोने के सिक्के चलाए थे और पुर्तगालियों ने ही भारत से सर्वप्रथम भारतीय वस्त्रों को निर्यात करना शुरू किया था। तो ये था आपका डचों का वर्णन। इसके बाद भारत में जो आने वाली तीसरी शक्ति थी वो थे अंग्रेज। अंग्रेज जो है डचों के बाद भारत में आए थे और ये आए थे लगभग 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक एक जहाज़ जो है वो सूरत के बंदरगाह पर आया था जिसका कैप्टन था हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस प्रथम जो है अंग्रेज़ था जो कि समुद्र के रास्ते भारत में आया था। कैप्टन हॉकिंस का नाम आपने मुग़ल काल में भी सुना था। मैंने आपको बताया था कि मुग़ल काल में हुमायूं के दरबार में एक अंग्रेज़ी दूत जो है आया था जो कि अकबर के नाम एक पत्र लेकर के आया था। वो कौन था? वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। यह तुर्की भाषा का ज्ञाता था, इसीलिए जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के जो है ये मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। फिर जहांगीर की अनुमति से अंग्रेज़ों ने सूरत में एक स्थायी कारखाना जो है स्थापित कर लिया और गोलकुंडा के मुख्य बंदरगाह मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी भी स्थापित कर ली। तो इसके बाद आगे चलते हैं चौथी यूरोपीय शक्ति की ओर। जो चौथी यूरोपीय शक्ति थी वो थी डेन। अंग्रेज़ों के बाद 1616 ईस्वी में डेन जो है वो भारत में आए थे और तंजौर ज़िले के टावनकोर में 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी और दूसरी फैक्ट्री सेरामपुर में 1676 ईस्वी में स्थापित की थी। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने 1731 ईस्वी में की। ये बहुत समय तक जो है भारत में नहीं रहे। 1745 ईस्वी में ये सब कुछ ब्रिटिश कंपनी को यानी अंग्रेज़ कंपनी को बेच करके भारत से चले गए। इसके बाद चलते हैं पांचवी जो है यूरोपीय शक्ति की ओर जो थे फ्रांसीसी। फ्रांस के सम्राट लुई के समय प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी जिसका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल उसकी स्थापना हुई थी। फिर 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिन ने वलीकोंडापुरम में एक जो मुस्लिम सूबेदार थे शेर खान लोदी उनसे एक छोटा सा गांव जो है प्राप्त कर लिया था और इसी गांव में इन्होंने फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना
की थी, जिसे कि बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया है। इसका जो प्रमुख रहा था वो रहा था फ्रैंको मार्टिन। तो ये थे आपका जो है फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसियों का वर्णन था। तो यहाँ हमने 5 यूरोपीय शक्तियों का वर्णन किया। आइए अब जानते हैं इनकी जो कुछ प्रमुख देन रही हैं, यानी जो यूरोपीय शक्तियाँ हमारे भारत में आई थी, इन्होंने हमें ऐसा क्या क्या जो है दिया। पुर्तगाल के जो राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, उन्होंने जो द नेविगेटर था उसका आविष्कार किया था, जिससे कि भौगोलिक खोज का कार्य जो है वो आसान हो गया था। सर्वप्रथम जो भारत की खोज करने वाला था वो था वास्को डी गामा। यह सारे अफ्रीका का चक्कर लगा करके भारत के कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। इसी ने भारत व यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की थी। पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम समुद्र के द्वारा व्यापार करना शुरू किया था। ये स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। डचों ने सर्वप्रथम जो है भारतीय कपड़ों का निर्यात करना शुरू किया था। तो ये थी भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की जानकारी। अब आती है कि भारत में जो ये यूरोपीय शक्तियाँ सारी आ गई थीं, अब इन्होंने सबने अपनी अपनी सत्ता जमाने के लिए यहाँ पर जो है संघर्ष करने शुरू कर दिए। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष। तो यहाँ पर हमारी 2 ही मुख्य शक्तियाँ रह जाती हैं, जिनका कि आपस में सत्ता अपनी अपनी सत्ता जमाने के लिए जिन्होंने आपस में संघर्ष करना शुरू किया, वो थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 3 बार युद्ध हुए थे, और ये जो 3 बार युद्ध थे ये कर्नाटक के युद्ध के रूप में जाने जाते हैं। यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था, और इसमें जो है सबसे पहले जब ये हुआ था तो इसमें अंग्रेज हार गए थे। फिर दूसरा युद्ध जो है अंग्रेज़ों और जो है फ्रांसीसियों के बीच हुआ, और इन दोनों में फिर अस्थायी रूप से संधि हो गई, लेकिन इसमें अंग्रेज जीत गए थे। फिर जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था इसमें भी अंग्रेज जीत गए, लेकिन 1763 ईस्वी में इन्होंने एक पेरिस की संधि की, जिसमें कि इन्होंने पांडिचेरी और अन्य क्षेत्र जो है वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिए। तो चलिए अब जानते हैं कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच ऐसी क्या जो है परेशानी रही, ऐसा क्या जो है डिफरेंस रहा जिसमें कि फ्रांसीसी हारते गए और अंग्रेज़ जो है वो हर बार जीतते गए। फ्रांसीसी सेना का जो सेना नायक था वो था डुप्ले। डुप्ले एक महान सेना नायक था, विद्वान था, गुणी व्यक्ति था, और जब ये भारत में आया था तभी इसी के समय में जो है अंग्रेज़ों का आगमन भी जो भारत में होना शुरू हो गया था। जो सबसे पहले डुप्ले आया था यहाँ भारत में, ये व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन बाद में जो है इसकी व्यापार करने में कोई रुचि नहीं रही और इसने व्यापार को छोड़ करके भारत में अपना साम्राज्य जो है विस्तृत करने का एक निश्चय बना लिया। इसने अपना एक निश्चय कर लिया कि ये भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। यह अंग्रेज़ों का बहुत विरोधी था, बहुत अंग्रेज़ों का विरोध करता था, अंग्रेज़ों से इसे बहुत घृणा थी, और इसी घृणा को लेकर के इसने जो भारतीय राजा थे उनके साथ मित्रता करनी शुरू कर दी थी। डुप्ले ने अपनी नीतियों से पहले तो कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, और फिर धीरे धीरे इसने हैदराबाद पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन 1751 ईस्वी में जब रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेजी गवर्नर बनकर के जो है भारत में आया, तो इसने इसकी सफलताओं पर पानी फेर दिया। और क्योंकि यह जो है फ्रांसीसी सरकार से अपनी सारी गलतियों को छुपाता रहता था, और जब फ्रांसीसी सरकार को इसकी गलतियों के बारे में पता चला तो फ्रांसीसी सरकार ने 1754 ईस्वी में इसे वापस बुला लिया। तो ये था फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच जो है युद्धों का वर्णन। इसके बाद जो युद्ध हुए थे वो अंग्रेज़ों और जो भारतीय शासक रहे थे उनके बीच हुए थे। इन युद्धों में जो सबसे पहला युद्ध आता है वो आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1756 ईस्वी में अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध के जो प्रमुख कारण थे वो थे, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का नाती था, यानी अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना थे, और अपनी नाना की मृत्यु के बाद जो है ये बंगाल की गद्दी पर बैठा था। इसी कारण से जो अलीवर्दी खान के और जो सगे संबंधी थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, और इसी विरोध के कारण उन्होंने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया।
और यही कारण था जिससे कि अंग्रेज़ों को एक विश्वास हो गया कि अब वो बंगाल को अपने अधिकार में ले सकते हैं। और इसी कारण से अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1756 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मारकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन इसके बाद जो सारी शक्तियाँ थीं वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थीं। लेकिन इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल दिया और अंग्रेज़ी सत्ता जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित हो गई। अब दूसरा युद्ध आता है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में ये मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था और इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय हुई और इससे जो है उनका बंगाल पर पूरी तरह से प्रभाव स्थापित हो गया। इस युद्ध के जो होने के प्रमुख कारण थे वो थे कि मीर कासिम ने अंग्रेज़ों का जो कहना मानना बंद कर दिया था और यह जो है खुद अपनी सैन्य शक्ति को जो है बढ़ाने लगा था। मीर कासिम ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था और जो अंग्रेज़ों ने कर लगाए थे मीर कासिम ने उन सभी करों को निरस्त कर दिया था, जिसके कारण जो है अंग्रेज़ काफ़ी इससे क्रोधित हो गए और इन्होंने जो है मीर कासिम को गद्दी से उतारने की सोच ली। और इसी के रहते हुए जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुआ था। इस युद्ध के ये परिणाम हुए कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बना दिया और मीर कासिम ने जो कर हटाए थे उन करों को दोबारा से लगा दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की शक्ति में और भी अधिक वृद्धि हो गई और इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे जो है अवध पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद अगली आती है इलाहाबाद की संधि। जब अंग्रेज़ों ने बंगाल और अवध पर अपना अधिकार कर लिया तो इनका साम्राज्य जो है वो बहुत विस्तृत हो गया और अपने साम्राज्य को संभालना इनके लिए काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए इन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक संधि की, जो कि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। ये 1765 ईस्वी में हुई थी और इस संधि का मुख्य उद्देश्य ये था कि इन्होंने अवध के नवाब को उसका सारा साम्राज्य वापस लौटा दिया और अब अवध और बंगाल पर द्वैत शासन व्यवस्था जो है लागू हो गई, यानी कि अंग्रेज़ों का भी शासन चलता था और वहाँ के जो नवाब थे उनका भी शासन चलता था। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। जो पहली संधि थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह अंग्रेज़ों और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। और जो इलाहाबाद की दूसरी संधि थी यह 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। अब जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन कौन से गवर्नर थे। सबसे पहला था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का सबसे मेन रोल था। रॉबर्ट क्लाइव ही जो है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह 1750-51 ईस्वी के करीब अंग्रेज कंपनी का गवर्नर बनकर के भारत में आया था और इसी ने भारत में द्वैत शासन व्यवस्था जो है लागू की थी। इसी ने बांटो और राज्य करों की जो एक नीति थी उसका भी सूत्रपात किया था। दूसरा जो अंग्रेजी गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है एक क्लर्क के रूप में भारत आया था। यह भी बहुत बुद्धिमान था। 1772 ईस्वी में ये बंगाल का गवर्नर बन गया था। उस समय चोर डाकुओं और ठगों आदि का जो है बहुत ज़्यादा बोलबाला था और इसी को लेकर के इसने जो है बहुत सारे शासन संबंधी सुधार किए थे। इसने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर कि महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था। तीसरा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर के आया था और इसने 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की थी। इसके अलावा इसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी। इसे सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है और पुलिस सेवा का जनक भी इसको ही माना जाता है। अगला आता है आपका लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और यही जो है सहायक संधि प्रणाली शुरू करने वाला व्यक्ति भी था। अगला आता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह 1828 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया था और इसने सती प्रथा, ठगी प्रथा और बाल हत्या जैसी जो आपराधिक घटनाएं थी उनको जो है प्रतिबंधित किया था।
इसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेज़ी शिक्षा को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अगला है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के जो है प्रयत्नों के फलस्वरूप 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। डलहौजी के कार्यकाल में ही प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की भी स्थापना हुई थी। तो ये थे सभी अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करने में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। और इसी टॉपिक के साथ हमारा जो हिस्ट्री का पूरा पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम हिस्ट्री का जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि आपका 4th सेमेस्टर में शुरू होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।